ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में आपका आउटपुट एमसीक्यू चल रहा था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एनालाइज द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे बच्चों इसमें आंसर वैसे अगली क्लास में मैं उसमें अगले क्वेश्चन में छुपा लूंगा। इसमें ये बताना था कि क्या आंसर आएगा और क्या आउटपुट आएगा, मतलब आउटपुट, आंसर और कितनी बार लूप चला है। तो इसको चला के देख लिया जाए। आप ड्राई रन वर्किंग ऐसे रफ वर्क में करेंगे कि P में आपका 200 है और वाइल लूप आप चला रहे हो, तो ये वाइल में ट्रू है, ये इनफाइनाइट टाइम्स वाला लूप जो चलाते थे वही वाला है। तो ट्रू ये हमेशा ट्रू ही बना रहेगा, जब ब्रेक मिलेगा तभी ये आप बाहर निकल पाओगे। तो यहाँ पर वाइल में ट्रू हो गया, आप नीचे आए और P में आपका 200 है, 100 से ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो 200 से छोटा है नहीं है, तो आप इफ से बाहर चले जाओगे। इफ से बाहर जाने का मतलब है कि इफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया गया है, इसका मतलब ब्रेक नहीं, खाली कंप्यूटर पढ़ेगा, लेकिन P वाली लाइन पे आप आओगे। ये P वाली लाइन इफ से बाहर है, तो P में आपको दिखाई पड़ रहा है कि P -20 हुआ है, तो यानी कि 200 -20 हुआ है, तो आपका 180 आ जाएगा। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा, नीचे आए, अब 180 <100 कंडीशन फॉल्स, फिर इधर आ गए P के पास और आपका 180 -20, तो आपका 160 हो जाएगा। अब इसी को कंटिन्यू अगर कर दें, ये सेकंड स्टेप चला है, थर्ड स्टेप फिर से कंडीशन ट्रू और 160 आपका छोटा नहीं है 100 से, तो फिर -20, तो आपका 140 आ जाएगा। फिर आपका फोर्थ स्टेप पे चलेगा और 140 भी छोटा नहीं है आपका 100 से, तो 140 -20 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, 120 हो गया। फिर आपका फिफ्थ स्टेप पे चलेगा, 120 भी आपका 100 से छोटा नहीं है, तो फिर माइनस होगा और आपका 100 रह जाएगा। अब 6 नंबर पे फिर से चलेगा और 100 इज लेस देन 100 कंडीशन फॉल्स, तो आप इफ से बाहर गए यानी P वाली लाइन, तो 100 -20, तो आपका यहाँ पर 80 बचेगा। अब आप जब 7th स्टेप पे जाओगे तो यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये 7th स्टेप पे कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ गए और आपका ये चेक हुआ कि 80 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू मिल गई, तो ब्रेक से बाहर, और ब्रेक से बाहर जाकर आपने P को प्रिंट करा दिया, तो अब माइनस वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट हो पाई, तो लास्ट में आपका आउटपुट जो है 80 आ जा रहा है। 80 आपका आउटपुट हो गया। और कितनी बार लूप चला, तो देखो अगर कंडीशन ट्रू हो गई लूप की, फिर अंदर कुछ भी हो, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब वो चला है, और कंडीशन खाली चेक हुई, ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब वो नहीं चला है। इस हिसाब से आप इसको हमेशा समझा करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारा यहाँ पर देखिए 7th पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कंडीशन आपकी ये इफ वाली ट्रू हो गई थी, सॉरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी और आपका ब्रेक से बाहर आ गए थे, ये माइनस नहीं हो पाया था, तो नहीं 7 बार लूप चला और आपका रिजल्ट 80 आया, तो ये आपका आउटपुट 7 टाइम्स लिख दिया जाएगा और रिजल्ट 80। तो इसी के एमसीक्यू आएंगे, आपको इस तरीके से ये वाला लूप अगर चलाने मिलता है तो आप रफ वर्क में ऐसे चला सकते हो। तो मैं बता रहा था कि एरर आपकी जो है 3 टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर, दूसरी आपकी रन टाइम एरर और तीसरी आपकी लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स एरर का मतलब है कि आपने डबल कोट्स स्टार्ट किया किसी चीज में, डबल कोट्स बंद नहीं किया, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया कहीं, आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया क्लोज नहीं किया, या ओपन ही नहीं किया क्लोज कर दिया एक्स्ट्रा में,
या जितने भी एस होते हैं, जैसे कि सिस्टम का एस अपर केस होना चाहिए, लोअर केस कर दिया, स्ट्रिंग का एस अपर केस होना चाहिए, लोअर केस कर दिया। तो जो जावा के सिंटैक्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आपने कर दी तो उसको आप सिंटैक्स एरर कहोगे, और सिंटैक्स एरर में आउटपुट नहीं आता है और प्रोग्राम रन भी नहीं होता। दो बात होती है, ना प्रोग्राम रन होगा और ना ही आउटपुट आएगा, तो इसको आप सिंटैक्स एरर कहते हो। तो उसका रन टाइम एरर, रन टाइम एरर का मतलब है प्रोग्राम जब कंपाइल कराया तो नो सिंटैक्स एरर आ गया और प्रोग्राम रन होने लगा। जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो उसने एंटर नंबर, एंटर टू नंबर, एंटर नेम, कुछ भी ऐसे आउटपुट मतलब पूछा आपसे, इनपुट आप देते गए, और जैसे ही एंटर की प्रेस की आउटपुट लाने के लिए, वैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और आउटपुट नहीं आया। तो रन टाइम एरर में भी आउटपुट नहीं होता, आप मतलब कंपाइल हो गया प्रोग्राम लेकिन रन होते समय प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए तो वो आपका रन टाइम एरर होती है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो जीरो से डिवाइड नहीं होता है रन टाइम पर, मतलब मैथ में इनफाइनाइट टाइम चलता है, वो हो जाता है, इन्फिनिटी चल जाता है, तो इसलिए वो एरर रन टाइम एरर कही जाती है। कोई स्ट्रिंग या एरे का प्रोग्राम बनाया जिसमें इंडेक्स नंबर साइज के हिसाब से चलना चाहिए, तो लूप आपने ज्यादा चला दिया और उतने इंडेक्स नंबर हैं भी नहीं, तो वो रन टाइम एरर आ जाती है। कोई चीज इनपुट कर रहे थे या कोई टाइप कास्टिंग कर रहे थे, तो आप जो है इनपुट करो या टाइप कास्टिंग करो, सपोज दैट इनपुट में आपने एंटर अ नंबर कहा और एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिख रखा है, लेकिन इनपुट करते समय आपने नाम दे दिया, तो नाम तो आईएनटी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो वो नंबर फॉर्मेट एरर है, रन टाइम एरर कही जाएगी। ऐसे टाइप कास्टिंग करते समय आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू होगी तो टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने वाली नहीं होती, उसके लिए अलग से फंक्शन होते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइप के। तो इसलिए भी वो एरर आ जाएगी कि आप टाइप कास्टिंग में टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज करोगे ना, आपने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे आपने आईएनटी लगा दिया, तो राम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये गलत है। तो इसलिए ये सब किस समय हो रहा होता है, रन टाइम पर, जब प्रोग्राम एक बाय लाइन स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है कंपाइलर, उस समय होता है, तो वो सारी एरर रन टाइम एरर कही जाएंगी। फिर उसके बाद लॉजिकल एरर का मतलब है कि प्रोग्राम रन भी कंपाइल भी हुआ, प्रोग्राम रन भी हो गया और आउटपुट भी आया। ये पहली बार हुआ कि आउटपुट आया, अभी तक दोनों एरर में आउटपुट नहीं आ रहा था, इसमें आउटपुट भी आया लेकिन वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। डिजायर्ड आउटपुट का मतलब हुआ कि जैसे आप इसमें जब एग्जांपल दोगे तो सपोज करके दोगे, सपोज वी वांट टू ऐड टू नंबर बट वी अप्लाई माइनस साइन, देन द आउटपुट विल बी सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज अ लॉजिकल एरर कि आप मन में सोचे हो कि एडिशन करना है, एडिशन का प्रोग्राम है और आप वहां पे माइनस लगा दो, माइनस साइन, तो क्या होगा, आउटपुट तो आएगा लेकिन प्लस नहीं आएगा। आप सोचे बैठे हो सम ऑफ टू नंबर मैसेज भी दिया आपने, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वो माइनस लगा देने से सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वो तो आपका सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। ऐसे ही आपने चेक किया कि जो लोग 18 से अबव हैं या इक्वल हैं वो वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज वोट नहीं डाल सकते, ये प्रिंट करना था, तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लगाना था, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लगाना था, लेकिन आप धोखे से वहां पर लेस देन का साइन लगा गए, तो प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन यहाँ पे लिख के आएगा यू कैन वोट, तो वो 18 से छोटे वाले को दिखा देगा यू कैन वोट, यानी आउटपुट आया लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, तो उसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। ये तीनों तरीके के एरर है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। पहली एरर है डिवीजन बाय अ वेरिएबल दैट कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ जीरो, यानी किसी ऐसी वैल्यू को जो कि जीरो से डिवाइड हो रही हो, तो उसको आप क्या मानोगे, रन टाइम एरर मानोगे। ये प्रोग्राम रन होते समय हो गई। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज्ड व्हेन द ऑपरेशन शुड बी डिवीजन, डिवीजन का ऑपरेशन था और आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो इसका मतलब ये लॉजिकल एरर हो गई, आउटपुट आ जाएगा, इसमें लॉजिकल एरर कही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेमीकोलन मिसिंग, तो सेमीकोलन मिसिंग ये सिंटैक्स में एरर है, तो इसको आपका सिंटैक्स एरर कही जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों के एग्जांपल मैंने बता दिए। तो ये हमारा हो गया, तो इसमें आपका पहला आपका रन टाइम एरर आया, ये डिवीजन बाय जीरो रन टाइम एरर है, और ये मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लगा दिया, ये लॉजिकल एरर हो गई।
और मिसिंग सेमीकोलन, ये सिंटेक्स एरर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रीडिफाइंड फंक्शन का है। यहाँ पे फ्लोर और मिन फंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कराया गया है, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं। अब x और y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2.9 है और y की वैल्यू आपकी 2.5 है। अब इसमें आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करना है। तो जब नेस्टेड फंक्शन बनाए जाते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इंटरनल फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा और वो आपका आउटपुट बाहर वाले फंक्शन को देगा। तो उस आउटपुट के ऊपर बाहर वाला फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो पहले हमारा यहाँ पर फ्लोर फंक्शन रन होगा और फ्लोर में यहाँ पर x की वैल्यू 2.9 आएगी। तो फ्लोर क्या करता है, लोवेस्ट आपका इंटीजर वैल्यू देता है। ये डेसिमल नंबर में जो इंटीजर पार्ट होता है उसके लोएस्ट वाली वैल्यू देता है। यानी कि दूसरे शब्द में कहें तो आप समझ लीजिए कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे दिया जाए, ये 2.0 ही देगा। यानी पॉइंट वाली फ्लोर फंक्शन क्या करता है, पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देता है और पॉइंट से वैल्यू जो पहले थी वो वैसे के वैसे ही बनाए रखता है। कब, जब पॉजिटिव वैल्यू हो। तो यहाँ पर ये रिजल्ट दे देगा 2.9 की जगह 2.0 और कॉमा, और y की वैल्यू आपकी क्या है, 2.5 है, 2.5 है। अब यहाँ पर ये वैल्यू किसको मिली, ये मिन को मिल गई, मिन को। तो मिन इनमें वैल्यू छोटी ढूंढेगा तो 2.0 ही ढूंढ देगा। तो आपका आउटपुट यहाँ पहला वाला आउटपुट आपका 2.0 आ जाएगा। मैं अलग से लिख रहा हूँ, पहला आउटपुट 2.0 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में छोटी वैल्यू यही है। बाकी ये अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं मैथ डॉट फ्लोर या रिंट या राउंड ये क्या करते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने आपको ऐप में भी प्रोवाइड करा रखी है और यूट्यूब पे भी आई थिंक प्रोवाइडेड है। तो आप वहां से इसके डिटेल में वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरा है आपका मैथ डॉट मैक्स और सील का कॉम्बिनेशन। तो सील क्या करता है, पॉइंट के बाद जो भी लगा है उसको पूरा हटा देगा और पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारा यहाँ पर जो ये वैल्यू है 2.9 ये सील को मिलेगी और सील इसको क्या करेगा, 2.9 को 3.0 बना देगा। ये कब, जब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के साथ अलग वर्क होता है। तो आपका 2.9 को 3.0 बना देगा, तो ये 3.0 आ जाएगा, कॉमा y की वैल्यू 2.5 है, ये किसको मिलेगा, मैक्स को। तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 3.0, दूसरे वाले का आंसर 3.0 आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए। तो पहला आंसर आपका 2.0 है, नीचे दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा आंसर आपका 3.0 है। इस तरीके से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये नेस्टेड लूप है और नेस्टेड लूप में आपसे पूछा गया है CTR। जब पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो CTR की लास्ट में वैल्यू क्या रहेगी, फाइनल वैल्यू। तो CTR की वैल्यू 0 है। आप इसको ऐसे चलाइए, आप ये ड्राई रन वर्किंग का तरीका दिखा रहा हूं, आप I लिख लीजिए, I = 1 है, और उसके बाद J लिख लीजिए और J = भी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, और यहां कहीं भी आपने CTR लिख लिया, CTR उसकी वैल्यू 0 है। ये वैल्यू पहले से पड़ी है। अब हम मानते हैं पहली बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो फर्स्ट टाइम I में 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे जाएगा, J में 1 स्टोर होगा और 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा और CTR प्लस कर देगा। तो CTR की वैल्यू आपकी 0 थी, तो पहली बार प्लस होकर यहाँ पे I 1 था और J 1 था, उस केस में CTR की वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब नेस्टेड लूप का रूल होता है कि जब तक नेस्टेड लूप में अंदर वाला इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब इसको चलाते जाइए, तो चलाने पर ये ब्रैकेट गायब है, तो इसका मतलब है इस फॉर के अंदर एक लाइन पढ़ेगा तो ये फॉर मिल जाएगा, और इस फॉर के अंदर एक लाइन पढ़ेगा तो ये लाइन, यानी कि ये सब एक दूसरे के साथ में है, कोई बाहर नहीं।
बस कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट नहीं है तब भी आप समझिए लूप यहाँ से यहाँ जाएगा, जे वाला लूप चल रहा है, तो जे प्लस 2 होगा तो 1 से 2 हो जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब 3 भी 5 से छोटा है जे वाले लूप में, तो CTR प्लस प्लस हो जाए, तो CTR की वैल्यू 1 थी 2 हो जाएगी। फिर जे ऊपर जाएगा, जे प्लस 2 होकर आपका 5 हो जाएगा। अब 5 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर नीचे आया CTR प्लस प्लस हो जाए, तो CTR की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। और उसके बाद जे प्लस होकर आपका जैसे 5 से 6 होगा, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर जाएगा। और यहां से फिर ये आई वाला लूप, ब्रैकेट नहीं लगा तब भी आप यही समझिए, ये आई वाला लूप प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये आई वाला लूप सेकंड टाइम चल रहा है, और सेकंड टाइम चलने के बाद में आई प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। और जैसे नीचे आओगे जे वाला लूप फिर से 1 से चलेगा, 1 से। तो जे वाले लूप के सामने नंबर कॉमा लगा के मैं लिख रहा हूं, और आई वाले लूप के लाइन चेंज करके नंबर लिख रहा हूं। तो अब आपका इस समय करंट में देखा जाए तो करंट में इस समय आपके पास जे के पास 1 है और 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आए CTR प्लस प्लस हो जाए, तो CTR की वैल्यू लास्ट में 3 थी, प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगी। अब ये सेकंड स्टेप में हो रहा है। और उसके बाद J प्लस 2 हो गया, तो J प्लस 2 होकर 3 हो जाएगा। अब 3 भी कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आया CTR प्लस प्लस हो जाए, तो ये CTR 4 से 5 हो जाएगा। हाँ, फिर J प्लस 2 होकर आपका 5 हुआ, फिर कंडीशन ट्रू हुई, तो CTR प्लस प्लस हो जाए, तो ये आपका 6 हो जाएगा। और अब चाहें तो ऐसे ही हमने पैटर्न देख लिया, ये चल रहा है, तो अगर हम ये लूप ना भी चलाएं तब भी हम नीचे ऐसे ही बढ़ते चले जा सकते हैं। अब J प्लस 2 होकर 7 होगा, 7 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो J वाले लूप से बाहर आया और I प्लस प्लस हो गया, तो थर्ड टाइम I वाला लूप चल रहा है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब फिर से J वाला चलाइए, J 1 है कंडीशन ट्रू है, तो CTR की वैल्यू प्लस प्लस हो जाए, तो ये 6 से 7 हो गई। फिर J आपका 3 हुआ, तो CTR 8 हो गया। फिर J आपका 5 हुआ, तो CTR 9 हो गया। उसके लूप फॉल्स हो जाएगा J वाला, और I प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। I प्लस 4th टाइम चला रहे हैं, I प्लस प्लस होके 4 हो गया। अब फिर J 1 है, 1 5 से छोटा है, तो 9 प्लस प्लस होकर 10 हो जाए। और फिर J प्लस 2 होकर आपका 3 हो जाएगा, तो आपका ये 10 से 11 हो जाए। फिर J प्लस प्लस होकर आपका 5 हो जाएगा, तो ये 11 से 12 हो जाए, 12 हो जाए। उसका J वाला लूप फिर से फॉल्स, और I वाला फिर से चल जाएगा। अब 5 I की वैल्यू हो गई, तो 5 5 से इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाएं, और J की वैल्यू 1 से चलेगी, तो 1 5 से छोटा है, तो 12 से प्लस प्लस होकर आपका CTR 13 हो गया। फिर J प्लस 2 होकर 3 हुआ, 3 5 से छोटा है, तो ये आपका 14 हो गया। फिर J प्लस प्लस 2 होकर आपका 5 हुआ, 5 5 के इक्वल है, तो आपका ये 15 हो जाए। उसके बाद J प्लस प्लस 2 होकर 7 होगा, तो J वाला लूप फॉल्स, और I वाला प्लस प्लस होकर 6 टाइम यानी कि 6 हो जाएगा। अब 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, तो अब आप I वाले लूप से बाहर आ गए। तो लास्ट टाइम CTR की वैल्यू कितनी रही आपकी, 15, तो इसलिए आउटपुट इसका CTR का 15 आ जाएगा। ओके सर, मैं दिखा दूं, हाँ ये 15 आपको दिखाई पड़ गया होगा, ये 15। यस सर। तो ब्रैकेट्स गायब होने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पर सील फ्लोर टाइप का आ गया है, तो इसको एक बार और चेक कर लेंगे। अब ये माइनस वैल्यू में दे दिया गया है, तो माइनस वैल्यू में थोड़ा अपोजिट होता है। तो सील क्या करता है, माइनस वाली वैल्यू में प्लस वाली वैल्यू में तो इंटीजर पार्ट को चेंज करता है, माइनस वाली वैल्यू में बस 0 हटाओ और जो इंटीजर पार्ट है उसको एज इट इज वैसे ही बनाए रखे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटाओ और पॉइंट से पहले यानी इंटीजर पार्ट को चेंज नहीं होने देगा। तो ये आपका -6.35 लिखा है ए की वैल्यू, तो इसको -6.0 बना देगा और पॉइंट वाली वैल्यू पूरी तरीके से हटा देगा और 0 लगा देगा। ये किसको मिली, एबीएस को मिली। और एबीएस क्या करता है,
नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो इसका पहले का आउटपुट आपका प्लस में पॉजिटिव में आ जाएगा 6.0। उसके बाद दूसरा वाला देखें रिंट, तो रिंट क्या करता है, रिंट आपका सील और फ्लोर दोनों का कॉम्बो पैक होता है, यानी सील और फ्लोर जैसा वर्क करता है। यानी अब इसमें एक इसकी रेंज है कि आपका जो है 1 से लगाकर 0.1 से लगाकर 0.4 तक ये आपका फ्लोर जैसा वर्क करता है, और आपका 0.5 से लगाकर 0.9 तक ये सील जैसा वर्क करता है। अब सील फ्लोर के फंक्शन आपको पता है, उसी हिसाब से आपको चलना है। तो जैसे यहाँ पे मैक्स किया तो मैक्स में आपका -6.35 और 14.74 इनमें मैक्स ढूंढ रहा है। तो इन दोनों में मैक्स कौन है, 14.74। तो ये 14.74 आपका यहाँ पे आएगा, और फिर उसको ये 14.74 किसको मिल गया, रिंट को मिल गया। तो पॉइंट के बाद वाली पहली डिजिट आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है 74 है, 7। तो पॉइंट के बाद वाली पहली डिजिट क्या मिली, 7 मिल गई। तो 7.7 माना जाएगा ना। तो किस रेंज में आता है, फ्लोर में या सील में, तो सील की रेंज में आ रहा है, सील की रेंज में आ रहा है। तो सील क्या करता है, इंटीजर वाले पॉजिटिव वैल्यू में इंटीजर वाले पार्ट को खाली बढ़ा देता है और पॉइंट वाली वैल्यू हटा के 0 लगा देता है। तो ये इंटीजर पार्ट जब बढ़ाएगा तो 14 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और पॉइंट वाली वैल्यू हटा देगा और 0 लगा देगा। तो यानी 15.0 आपका इसका आउटपुट आ जाएगा। अब आपको मैं चेक करवा दे रहा हूं। तो आपने देखा ये 6.0 आ गया है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 15.0 आ गया है। सॉरी, उसके बाद फिर से फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे मिन फंक्शन इन दोनों वैल्यूज में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, -2.83 और -5.83, इसमें मिन का मतलब छोटी वैल्यू ढूंढे। तो कौन सी छोटी वैल्यू है, -2.83। नहीं बेटा, माइनस में जो बड़ी वैल्यू दिखाई पड़ती है वो छोटी होती है, और पॉजिटिव में जो बड़ी वैल्यू दिखाई पड़ती है वही बड़ी होती है। हाँ, तो -5.83 ये 2 से छोटा है माइनस में। तो ये मिन आपको क्या करेगा, मिन आपको यहाँ पर -5.83 रिटर्न करेगा। उसके बाद ये मिला एबीएस को, तो एबीएस प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका ये आउटपुट प्लस में 5.83 मिल जाएगा, 5.83 आपका आउटपुट आएगा। ये पॉजिटिव। अगर एबीएस को पहले से पॉजिटिव में कोई वैल्यू मिलती है तो कोई चेंज नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर फ्लोर फंक्शन, ये पॉजिटिव वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा के 0 लगा देता है और कुछ नहीं करता है। तो 16.3 में 16.0 कर देगा और कोई चेंज नहीं करेगा, 16.0। और ये एसक्यूआरटी को मिला, एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालेगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 4.0 आउटपुट आ जाएगा। बस इतना ही इसमें चलना है। तो इसका आंसर ये रहेगा सर, पहला है R1 का आपका 5.83 आया है, और इसका आपका 4.0 आया है। अब यहाँ पर rewrite the following segment using if else statement. तो if else statement instead of ternary operator, यानी टर्नरी ऑपरेटर का यूज ना करें, इफ एल्स में लिखें। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि आपका कोई स्टेटमेंट टर्नरी ऑपरेटर में दिया है और उसको आपको इफ एल्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इफ एल्स में देखें, ध्यान से देखें, सबसे पहली कंडीशन उठाएं क्योंकि इफ एल्स में कंडीशन ही होती है। तो आपने यहाँ इफ लिखा और आपने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होता है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या है, कैपिटल ए। ये क्या कर रहा है, ग्रेड को दे रहा है वैल्यू अपनी। तो यहाँ पे ग्रेड, कंडीशन ट्रू होने पर ग्रेड इज इक्वल टू आपका ए हो जा रहा है। फिर उसके बाद
अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप कोलन साइन में जाओगे, तो कोलन साइन कहाँ माना जाएगा, इसके एल्स पार्ट में। तो आप यहाँ एल्स लगा दीजिए या एल्स इफ लगा सकते हैं, वैसे एल्स लगा रहा हूं मैं क्योंकि एल्स इफ कहा ही नहीं गया, इफ एल्स कहा गया तो एल्स के अंदर हम इफ लगाएंगे। अब यहाँ एल्स पार्ट में गए कोलन साइन में, तो आपको फिर से एक कंडीशन मिल गई, तो इसका मतलब इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हैं। आपने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये आपकी कंडीशन हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बी क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होगा और बी अपनी वैल्यू को ग्रेड में दे देगा। तो यहाँ पे ग्रेड इज इक्वल टू बी कर दिया। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो कोलन साइन एग्जीक्यूट होगा तो एल्स पार्ट चल जाएगा, तो इसका एल्स और इसमें आपका सी वाली वैल्यू ग्रेड में चली जाएगी, तो ग्रेड इज इक्वल टू सी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये एल्स बंद हो जाएगा। अब एल्स का कर्ली ब्रैकेट इसलिए खोला क्योंकि इसमें एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं, एक से अधिक लाइन का स्टेटमेंट है, इसलिए ओपन कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में एक मेथड दिया गया है जिसमें नेस्टेड लूप लगे हैं और उसमें ये फंक्शन यूज किया गया है रैंडम फंक्शन, जो आउटपुट में कभी नहीं आएगा, बाकी वो आ सकता है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस कोड को एग्जीक्यूट कराने पर हाउ मेनी टाइम्स डज द लूप एग्जीक्यूट, और उसके बाद कहा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज स्टोर्ड इन वेरिएबल नंबर में क्या किस रेंज के बीच की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये लूप चला के देखा जाए कि लूप कितनी बार चलेगा। तो यहां पर i 0 है, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू नीचे आया। j 0 है, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है नीचे आया। और यहाँ पे जो भी वर्क होना हो, ये वर्क हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये वर्क हो जाएगा। उसके बाद लूप ऊपर गया नेस्टेड के हिसाब से और j प्लस होकर 2 हो गया, 0 से 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आया, ये वाला वर्क हुआ और फिर लूप ऊपर चला गया। तो ये आपका 2 बार लूप चल चुका है, अभी मैं लिखे दे रहा हूं कौन सा, जे वाला लूप 2 टाइम्स चल चुका है। 3 टाइम्स पे जैसे j प्लस होके 2 होगा, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप ये पहले वाले लूप से बाहर आ जाओगे, जो इनर वाला लूप है, और यहां से फिर से आप i वाले लूप में चले जाओगे। i 0 से प्लस होकर 1 हो जाएगा, 1 कंडीशन ट्रू नीचे आएगा और फिर से j वाले लूप को चलवाएगा 2 टाइम्स, 2 बार चलवाएगा बच्चों। तो 0 2 से छोटा है और फिर j प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 2 से छोटा है, तो ये 2 बार और चल गया। तीसरी बार लूप फॉल्स हो जाएगा, फिर बाहर आएंगे, फिर i प्लस होके 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू नीचे आए। अब ये 0 से लेस देन 2 का मतलब 1 तक चलेगा, तो फिर से 2 बार चल जाएगा। और उसके बाद जो है फिर i प्लस होके 3 हो जाएगा और 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। तो टोटल ये कितनी बार चला लूप, 6 बार, 6 टाइम चल गया। अब बात करते हैं रैंडम फंक्शन। बच्चों यहाँ पर रैंडम फंक्शन आपका कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं देता है। रैंडम का मतलब रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है। जैसे कि आपने वेबसाइट में देखा होगा कि कोई फॉर्म हम भरवाते हैं, फिर लास्ट में एक कैप्चा कोड आता है कि इसको भी एंटर करो और फिर ओके करवाओ आगे प्रोसेस को। तो कैप्चा कोड कभी भी सिमिलर नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। देखा है किसी ने? यस सर। तो कहने का सेंस है कि कभी भी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब इसकी वैल्यू होती क्या है? तो रैंडम फंक्शन की रेंज है 0.0 से स्टार्ट करता है और लेस देन 1 तक इसके बीच की वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.0 से 0.9 के बीच की वैल्यू रैंडमली में जनरेट करता है, रैंडम में जनरेट करता है। अब यहां पर ये जो
वर्किंग आप देख रहे थे, इस वर्किंग के हिसाब से आप देखें, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स आएगी ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने रेंज पूछी, किस रेंज के बीच की वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पर 0.0 को इंटू 10 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 0। अच्छा ये तो 0 ही बन जाएगा, सॉरी, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, मैंने 10 कर दिया तो 1 हो गया, 0.0 ही रहेगा। और 0.9 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं 9 तो 9 आ जाएगा, 9। यानी कि 0.9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 9.0 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। अच्छा हाँ, और ये टाइप कास्टिंग में INT भी लगा है, तो इसका मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये, अच्छा वो तो खैर लिखा रहने देना चाहिए, ये तो ऐसे ही वैल्यू देता है। अब यहाँ पे देखें तो ये INT भी लगा है, तो स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर INT लगने के कारण और मल्टीप्लाई बाय 10 0 को करोगे तो क्या बनेगा जाकर 0.0 हमने कहा था, तो INT लगा है तो इसका मतलब 0 बनेगा। और यहाँ पे 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 9.0 आया, और INT लगा है तो कि इंटीजर पार्ट ले लेगा, इसका मतलब 9। तो रेंज आपकी क्या बनी 0 to 9। 0 to 9। तो 0 to 9 आप कह सकते हैं, या अगर कंसीडर करना चाहें तो 1 to 9 भी कह सकते हैं। ओके, इस हिसाब से आउटपुट आएगा। खैर 0 to 9 ही लिया है, समझदारी का काम किया है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आउटपुट? यस सर। यस। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रैंडम फंक्शन का कोई बताता नहीं है कि क्या कर रहा है। यहाँ पे मैंने बता दिया 0.0 से लेस देन 1.0, यानी कि 0.9 तक के बीच की वैल्यू रेंडमली जनरेट करता है। यानी कि इस आउटपुट को अगर आप चला के देखें तो हर बार नया रिजल्ट आएगा, हर बार नया रिजल्ट आएगा। कभी वो 0.2 दे देगा तो उससे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी वो 0.9 दे देगा तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से चेंज होती रहेगी। उसके बाद ये तो स्वैपिंग का छोटा सा प्रोग्राम है। ए और बी में आपका 30 और 50 लिया गया। अब यहाँ पे ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है बच्चों, तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग होती है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पास पहुंच जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल के पास पहुंच जाए, तो इसको स्वैपिंग कहते हैं। तो ये दो तरीके से होती है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आप 30 प्लस 50 करेंगे तो आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 80 ए में से माइनस कर रहे हैं ना, तो ए में तो 80 हो चुका है, तो 80 माइनस और बी की वैल्यू 50 थी, तो आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ए में अभी भी 80 है क्योंकि बी की वैल्यू बदली है, तो 80 माइनस और बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 30 आ चुकी है, 30। ये करेंगे तो आपका फिर से 50 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपकी 30 थी, अब देखो ए की वैल्यू 50 हो चुकी है, और बी की वैल्यू 50 थी, अब बी की वैल्यू 30 हो चुकी है, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए और बी आफ्टर फॉलोइंग फंक्शन इज एक्सिक्यूटेड, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब फंक्शन एक्सिक्यूट होने के बाद 80। ए की वैल्यू 50 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। 30। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आउटपुट में है कि x की वैल्यू 97 दी गई है और ch आपका खाली है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है बच्चों, आस्काई कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आस्काई कोड में बता दूं कि कैपिटल A से कैपिटल Z तक आस्काई कोड आपका 65 से 90 तक होता है, और स्मॉल a से स्मॉल z तक आस्काई कोड आपका 97 से 122 तक होता है। इसी के बीच का आउटपुट आपका आने वाला है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि x में आपका 97 है, 97 है। अब पहली बार लूप चला, ऐसे ये पॉइंट डाल देने से हमें याद रहता है कि हाउ मेनी टाइम्स वाली अगर बात पूछी गई है।
तो पहली बार डू वाइल चल रहा तो डायरेक्ट चल जाएगा, नीचे आ गए। और इस लाइन का मतलब, ये दोबारा ना पूछना, यहीं पे देख लीजिए, इस लाइन का मतलब है कि x एक इंटीजर वैल्यू है लेकर रखा हुआ है और ये टाइप कास्टिंग कैर हो रही, तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज कर दे। आस्काई कोड आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से बोल के बताइए यहाँ पर कैरेक्टर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 88 सर अले फिर से बताएं। स्मॉल ए सर 90 ए स्मॉल ए आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये स्मॉल ए आ जाएगा, बस यही करते रहिएगा, क्योंकि 97 स्मॉल ए का है तो 98 होगा तो स्मॉल बी आ जाएगा, ये पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रिंट हो रहा है CH, तो इसका मतलब सबसे ये आउटपुट भी मैं यहाँ पे लिख देता, आउटपुट। तो आउटपुट में सबसे पहले आपका जब 97x की वैल्यू थी, x की वैल्यू 97 थी, तो CH की वैल्यू यहां पर स्मॉल a आ गई, आउटपुट में स्मॉल a प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका यहां चेक हो रहा है कि x में जो भी वैल्यू है, तो जब कभी भी बच्चों x लिखा जाएगा तो x की वैल्यू टेम्परेरी रूप से चेंज करवाकर ये a बनाई गई है, लेकिन x तो इंटीजर है तो उसकी खुद की वैल्यू नहीं बदलेगी, उसकी टेम्परेरी वैल्यू डुप्लीकेट कॉपी a में कन्वर्ट होकर CH में स्टोर हुई थी। x अभी भी 97 है। 97 10 से डिवाइड नहीं होता है तो कंडीशन फॉल्स होगी और आपका x प्लस प्लस हो गया। तो x प्लस प्लस का मतलब है 97 से ये, मैं यहाँ पे a ना लिखकर, तो मैंने उधर लिख ही दिया है, तो ये 97 से 98 हो गया, x प्लस प्लस हो गया। फिर आप लूप ऊपर ले, सॉरी लूप यहां से कंडीशन पे जाएगा, लूप यहां से कंडीशन पे जाएगा और अब यहाँ 98 चेक होगा बच्चों, क्योंकि x प्लस प्लस हो चुका है, तो 98 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब लूप ऊपर जाएगा डू पे और फिर नीचे आए, तो अब 98 के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या कन्वर्ट होगा, एक बार और बोल देंगे, बी स्मॉल बी आ जाएगा। तो आउटपुट में आपका जब सेकेंड टाइम चला रहे हैं तो ये 98 के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे ए तो प्रिंट हो ही चुका था पहले, क्योंकि प्रिंटिंग डायरेक्ट हो रही ना, तो ए मैं बार बार ए को लेके चलूंगा या पुराने आउटपुट को लेके चलूंगा। अब यहाँ पर बी भी आ चुका है और बीच में स्पेस भी है, तो ए भी प्रिंट हो चुका होगा। और उसके बाद 98 10 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर आप इफ से बाहर आएंगे और x प्लस प्लस होगा। अब इफ के अंदर कोई भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं हुआ है, इसका मतलब इफ के अंदर सिर्फ ब्रेक है, प्लस प्लस x इफ से बाहर है। तो यहां पर अब आपका x प्लस प्लस होगा, तो x प्लस प्लस होके आपका 99 हो गया, और 99 आपका छोटा है 100 से, फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अब लूप आपका तीसरी बार चल रहा है, नीचे आए तो ये आपका C बना देगा, 99 को C बना देगा, और 99 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका आउटपुट तो यहाँ पर A B प्रिंट हो चुका था, C और आ चुका होगा। ये पैटर्न नहीं प्रिंट कर रहे हैं, ये इतना ही आउटपुट है, ऊपर वाला भूल जाओ। और x प्लस प्लस होकर आपका 100 हो गया है। अब 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, फिर लूप पर चला जाएगा और डू का मतलब नीचे ले आए, और ये आपका 100 को D बना देगा। CH प्रिंट होगा तो इसका मतलब D भी प्रिंट। अब ये आपका यह फोर्थ टाइम चल रहा था, तो 100 था, तो इसने A B C और ये आपका D भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब 100 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ब्रेक से लूप से बाहर आ जाएंगे, और आपका ABCD आउटपुट आया है। ठीक है बच्चों? यस सर। ये ABCD आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द गिवन सेगमेंट। क्वेश्चन, राइट द आउटपुट एंड हाउ मेनी टाइम्स डज द बॉडी ऑफ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो दोनों चीजें निकालनी है। अब यहाँ पे बच्चों आप जो है m की वैल्यू लिख लीजिए, m की वैल्यू 5 है, और 5 जो है 20 से छोटा है। नीचे आएगा 5
3 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर आपका 2 निकलेगा, वो 0 से इक्वल है नहीं है, ये पहली बार लूप चल रहा है। तो आप इफ से बाहर आकर एल्स में आ गए। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू है तो m प्रिंट हो जाए, तो m के पास क्या है 5 है, तो आपका आउटपुट में 5 आ गया। 5 प्रिंट होने के बाद अब चाहे इफ ट्रू हो चाहे एल्स ट्रू हो, कर्ली ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर तो आप जरूर आओगे कंटिन्यू पर। तो कंटिन्यू क्या करता है कि कंट्रोल को सीधे अपडेशन पार्ट में भेज देता है और कंट्रोल कंटिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो इसका मतलब नीचे तो कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं कंटिन्यू का। अगर ना भी लिखते तब भी कर्सर ऊपर ही जाता। म्यूट कर लीजिए बेटा। अब m+5 हो जाए तो m की वैल्यू 5 थी, 5 + 5 नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे तो 5 थी वैल्यू तो 5 प्रिंट हो गया था। नेक्स्ट टाइम अब i की वैल्यू आपका 5 + 5 यानी 10 हो चुकी है। 10 आपका 20 से छोटा है, नीचे आया। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इफ से बाहर, और 10 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए 10 प्रिंट हो जाए। तो 5 प्रिंट हो चुका है, अब 10 और प्रिंट हो गया, और ln लगा है, इसका मतलब लाइन चेंज करके प्रिंट करेगा। ln का प्रिंटिंग में हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आपका कंटिन्यू फिर से ऊपर ले जाए। अब आपका थर्ड टाइम चलाने जा रहे हैं, यहाँ पर आपका कितना हो गया 15, 10 + 5 15 हो गया। 15 छोटा है, नीचे आया, अब 15 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ब्रेक मिल जाएगा और ब्रेक से लूप बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट में आपका 5 और 10 आया है और लूप आपका 3 बार एग्जीक्यूट हो गया, 3 टाइम्स। 10 और 5 आया और 3 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। हाँ, तो ये आपका आउटपुट क्लास हो गई, लगभग 2 क्लासेस आउटपुट की हो गई आपकी। अब आपका जो है इनकी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। लूप चलाना तो आना चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। और बाकी के लिए शुभ रात्रि।